Yes, my dear students, a very warm welcome to all of you for revision of Accounting Standard 19, that is accounting for leases. Of course, classroom में you had studied this, तो तब तुमको बहुत बड़ा चैप्टर लगा रहेगा एंड ऑफ कोर्स ये है भी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा है, बट टफ नहीं है बहुत इजी, थोड़ा कवरेज ज्यादा है, सो अपने को लगता है बहुत टफ है, बट इट्स वेरी इजी कंपेरेटिवली, बहुत इजी है. फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू डिवाइड दिस चैप्टर इन 6 पार्ट्स. हम 6 पार्ट में ये पूरा चैप्टर को डिवाइड करेंगे सो दैट वी कैन रिवाइज इज वेरी फास्ट. जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीज, क्या ये फाइनेंस लीज है कि ऑपरेटिंग लीज है. फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट in books of lessee for finance lease, accounting treatment in books of lessor for finance lease, accounting treatment in the books of क्या होना चाहिए, लेसी, वेरी गुड, फॉर ऑपरेटिंग लीज, ऑपरेटिंग लीज, और लास्ट सेल एंड लीज बैक. ठीक है फ्रेंड्स, हमको सिर्फ इतना 6 चीज को रिवाइज करना है, फटाफट हो जाएगा. सबसे पहले माय डियर, लीज क्या होता है? तो लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेर इन द लेसर कन्वेज टू द लेसी द राइट ऑफ यूज ऑफ असेट. हम क्या कन्वे कर रहे हैं? राइट ऑफ यूज ऑफ असेट फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम अगेन सीरीज ऑफ पेमेंट रेफर्ड एज लीज रेंटल. हमको जो मिलने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं? लीज रेंटल. ये लीज होता है, और ये लीज दो प्रकार का होता है. What are the two types of lease? Obviously, operating lease, and what is the other? Finance lease. ठीक है. अब what is operating lease other than finance lease? What is finance lease? A lease which substantially transfers risk and reward incidental to the ownership of asset. इसको हम बोलते हैं फाइनेंस लीज. A lease which substantially transfers risk and reward to the lessee, of course, उसको हम बोलता है फाइनेंस लीज. अब ये डेफिनेशन के बेसिस पे हमको पूरा का पूरा लीज कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने का, ये करने का, उससे अच्छा हमको स्टैंडर्ड ने एक एकदम इजी वे दे दिया. व्हाट इज दैट इजी वे डियर? उन्होंने बोल दिया 5 कंडीशंस है. उस 5 कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करो. If you fulfill any of the one condition, then that lease will be considered as finance lease. अब वो 5 कंडीशन क्या क्या है? याद आ रहा है धीरे धीरे? यस, वेरी गुड. पहला कंडीशन, at the end of lease term,
the ownership of the asset will be transferred to lessee. पक्का ही है, लेसी ओनर बनने वाला है तो ये फाइनेंस लीज है. दूसरा, at the end of lease term, the lessee has an option to purchase the asset at a fair value or I can say at a price lower than a fair value. हमने लेसी को ऑप्शन दिया है कि तुम ये असेट खरीद सकते हो at a price which is lower than the fair value. Third, the lease term covers majority of the economic life of the asset. मतलब क्या? At least 75%. My dear students, this means that lease term divided by economic life of the asset into 100, 75% के आसपास आना चाहिए. एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं बट उसके आसपास. ये यार्डस्टिक है नॉर्मली. मेजॉरिटी को मैं 3/4 में, ऑफकोर्स ये डिफाइन नहीं हुआ है कहीं पे स्टैंडर्ड में, बट वी जनरली कंसिडर मेजॉरिटी टू बी एट 75%. The present value of minimum lease payment substantially covers the fair value of the asset. The present value of minimum lease payment. Present value of minimum lease payment मतलब देखो, divided by fair value into 100. This should be at least 90%. Substantially covers at least 90%. अगर ये 90% है तो हम बोलते हैं ये लीज फाइनेंस लीज है. Now my dear students will have a doubt कि सर ये MLP क्या होता है? Minimum lease payments. So my dear students, दोनों के पर्सपेक्टिव से अलग है. From the standpoint of lessee, from the standpoint of lessor. लेसी के हिसाब से MLP क्या होता है? तो फर्स्ट पार्ट, लीज रेंटल, द रेंटल्स विच यू हैव अग्रीड टू पे. सेकेंड पार्ट, ऑफ कोर्स प्लस होगा उसमें गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू बाय और ऑन बिहाफ ऑफ लेसी, और बस इतना ही. ये हो गया MLP, ये हो गया लेसी का MLP. इसको मुझे डिस्काउंट करना है, हाँ, यूजिंग डिस्काउंटिंग रेट जो जनरली IRR होना चाहिए. तो ये जो MLP है ये ऑफ कोर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा, तो इसको हम डिस्काउंट करेगा और जो मिलेगा उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP. दैट डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू शुड बी 90%. अगर है तो फाइनेंस लीज है. फिर भले तुम ओनर बनो ना बनो, फर्क कुछ नहीं गिरता है, फाइनेंस लीज है. फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ लेसॉर, इट इज सेम लीज रेंटल्स plus guaranteed residual value by or on behalf of lessee or
guaranteed residual value by a third party. ये दोनों में से कौन सा लेने का? Whichever is higher. Lease rentals, guaranteed residual value by or on behalf of lessee, or guaranteed residual value by a third party. ठीक है, सो लेसर लेसी का एमएलपी डिफर हो सकते हैं. द लास्ट, द लीज इज ऑफ स्पेशल nature, or I can say not lease, but the asset is of special nature. The asset is of special nature and can be used only by lessee with some modifications. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो असेट है ना, थोड़ा अलग हटके असेट है. और ये असेट को कौन यूज कर सकता है? सिर्फ लेसी, और कोई यूज नहीं कर सकता है. एंड विद सम मॉडिफिकेशंस. ठीक है फ्रेंड्स, सो ये हो गया हमारा पहला पार्ट कि लीज फाइनेंस लीज है क्या ऑपरेटिंग लीज है, बिकॉज फाइनेंस लीज का अकाउंटिंग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग लीज का अकाउंटिंग. नाउ लेट मी गो फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ लेसी फॉर फाइनेंस लीज. ठीक है, फाइनेंस लीज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है लेसी का बुक्स में? तो स्टैंडर्ड बोलता है 3 चीज करना है. फर्स्ट, रिकॉग्नाइज लीज पेएबल, और आई कैन से उसके पहला फिक्स असेट ही लिख देता हूं. फिक्स असेट एंड लीज लायबिलिटी एट present value of MLP or fair value, whichever is lower. Recognize fixed asset and lease liability at present value of MLP or fair value, whichever is lower. दूसरा, recognize finance charges, expense है तुम्हारे लिए इंटरेस्ट over the tenure of lease term. Of course, expense constant नहीं करना है, rate of interest, हाँ, at a constant rate of interest. और तीसरा, recognize depreciation. ये 3 चीज करना है हमें in the books of lessee. Just for your reference, question number 1 और question number 2 में we have learned this only. If you look properly, हमारा जो क्लास में हमने क्वेश्चन आंसर्स किया था, हाँ, ये वाला क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2. ऑफ कोर्स लीज लायबिलिटी, तो जिस वैल्यू पे लायबिलिटी उसी वैल्यू पे असेट भी है. फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंटरेस्ट जाएगा, 15% पे इंटरेस्ट दिखाते थे, और फिर बाद में डिप्रीशिएशन चार्ज करने का था. ईयर ऑल्सो सेम. क्वेश्चन नंबर 2 में ऑफकोर्स लेसी लेसर दोनों का अकाउंटिंग था, बट लेसी वॉज इंपॉर्टेंट फॉर अस. नाउ फ्रेंड्स, ये हो गया अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लेसी फॉर फाइनेंस लीज. बुक्स में असेट दिखाओ, फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी, फिर इंटरेस्ट, फाइनेंस चार्जेस टू लीज लायबिलिटी, फिर पेमेंट किया लीज लायबिलिटी टू बैंक. ये अकाउंटिंग करना है. उसके बाद what is the accounting treatment in the books of lessor for finance lease? Of course,
accounting for finance lease in the books of lessor. लेसर का बुक्स में क्या अकाउंटिंग होएगा? तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है? नंबर 1, recognize lease receivable at net investment. Recognize lease receivable, लेसर है अपन तो अपने को कुछ मिलने वाला है, एट नेट इन्वेस्टमेंट. Recognize finance income over the tenure of lease term using constant rate of interest, or I can say constant rate of return. दो ही चीज, हमने असेट लीज पे दिया है तो हमको उससे पैसा मिलेगा, सो उसको बोलते हैं लीज रिसीवेबल, और दूसरा हम लोग लीज रेंटल इंटरेस्ट, बिकॉज जब पेमेंट आता है वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो वो हमारे लिए है फाइनेंस इनकम. इसके लिए माय डियर स्टूडेंट्स हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2 क्लास वर्क में, कि हाउ दिस गेट्स रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स. क्लियर माय फ्रेंड्स? Now let us proceed for another area, that is nothing but accounting for operating lease. ये तो बहुत सिंपल है, हमने भाड़ा भरा है वही लिखना है. अकाउंटिंग फॉर ऑपरेटिंग लीज क्या कहता है स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड बोलता है रिकॉग्नाइज लीज रेंटल एक्सपेंस ओवर द टेन्यूर ऑफ लीज ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस. खत्म. अनलेस अनदर मेथड इज मोर अप्रोप्रिएट. मतलब जो भी तुम पे करते हो लीज रेंटल, उसको एक्सपेंस बोल के खत्म करो. हर साल वो एक्सपेंस, लेकिन स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट रखना वो खर्चा, अनलेस अनदर मेथड इज मोर अप्रोप्रिएट. कोई असेट नहीं, कोई लायबिलिटी, कुछ नहीं. इट इज एज गुड एज वी आर पेइंग रेंट एंड वी एक्सपेंस ऑफ द रेंट. अब comes the another area, accounting for operating lease in the books of लेसर. जिसने ये असेट भाड़े पे दिया है, ये हमने जो किया वो है बुक्स ऑफ लेसी. भाड़े पे असेट दिया है तो ऑफ कोर्स बुक्स में असेट तो दिखेगा ही, और हमको लीज रेंटल इनकम मिलेगा. लीज रेंटल इनकम ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस. Recognize depreciation. क्योंकि तुम्हारा बुक्स में वो असेट है, लेसर के बुक्स में असेट है जो उसने भाड़े पे दिया है, तो डेप्रिशिएशन भी दिखाना पड़ेगा. और फिर वो भाड़े पे जो असेट दिया है उधर से हमको भाड़ा आता है, रेंटल्स आता है, दैट इज कंसिडर्ड एज लीज रेंटल इनकम. इसको स्ट्रेट लाइन पे दिखाना, अनलेस अनदर मेथड इज मोर अप्रोप्रिएट. ठीक है फ्रेंड्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट अकाउंटिंग फॉर ऑपरेटिंग लीज. तो वैसे ही मैंने बोला 6 पार्ट है, फाइनेंस लीज 2 जन, ऑपरेटिंग लीज दोनों के बुक्स में. फिर पहला आइडेंटिफाई किया, अब लास्ट सेल और लीज बैक. सुपर्ब, एकदम सिंपल एरिया है ये तो.
सेल एंड लीज बैक, उसमें पहला पार्ट रिजल्ट्स इन फाइनेंस लीज। सी क्या है ये? सी माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव एन असेट और वो असेट को मैं बेचता हूं। मेरे पास एक असेट पड़ा है और उस असेट को मैं बेचता हूं, और जिसको मैंने ये असेट बेचा फ्रॉम द सेम पर्सन, द सेम असेट इज अगेन टेकन ऑन लीज। वापस बोलू, द पर्सन टू whom I am selling the asset, from the same person, the same asset is again taken on lease, और वो लीज है फाइनेंस लीज। मतलब मेरे पास एक मशीनरी पड़ा था, मशीनरी मैंने तुमको बेचा और तुमसे ही वही मशीनरी वापस लीज पे लिया, और वो जो लीज है ना, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो फाइनेंस लीज है। इसका मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड वापस मेरे पे ही आ गया। जब असेट था तब भी रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरे पास था, बेचा और फिर वापस लिया तो वापस रिस्क एंड रिवॉर्ड आ गया। तो स्टैंडर्ड बोलते हैं इसका मतलब थोड़ा सा गफला है। हाँ, तो व्हाट इज दैट? नथिंग बट दैट इज अ काइंड ऑफ फाइनेंस ट्रांजैक्शन। ओके, नो इश्यूज, फाइनेंस ट्रांजैक्शन है तो उससे डरने का क्या। तो जो हम करते वो करने का, बट थोड़ा सा कंसिडरेशन करने का। जैसे रिकॉग्नाइज सेल, मैंने तुमको असेट बेचा तो ये मुझे बुक्स दिखाना है, सेल ऑफ असेट, उस बुक्स लेसी का बुक्स में बोल रहा है। और दूसरा रिकॉग्नाइज फाइनेंस लीज, बस दो ही चीज दिखाने का, रिकॉग्नाइज सेल ऑफ फिक्स असेट और रिकॉग्नाइज फाइनेंस लीज, खत्म। लेकिन स्टैंडर्ड बहुत क्लियर है। स्टैंडर्ड बोलता है ये जो सेल किया ना, तो प्रॉफिट या तो लॉस आया रहेगा। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट is not to be recognized through P&L immediately। आज बेचा और आज का आज हम उसको P&L में नहीं लेके जाएंगे। It is to be amortized over the lease term in ratio of depreciation। Profit or loss on sale of asset is not to be recognized through P&L immediately. It is to be amortized over the lease term in ratio of depreciation। अब दूसरा वाला, इट रिजल्ट्स इन ऑपरेटिंग लीज। मतलब क्या? मैंने तुमको असेट बेचा, आई सोल्ड माई असेट टू यू एंड आई अगेन लीज बैक द असेट, मतलब वापस वो असेट मैंने ले लिया लीज पे। लेकिन जब लीज पे लेता हूं तो फाइनेंस लीज पे नहीं लेता हूं, आई एम टेकिंग इट ऑन ऑपरेटिंग लीज। तो डोंट यू थिंक इट रिजल्ट्स इन ऑपरेटिंग लीज? इसका मतलब ये तो जेन्युइन ट्रांजैक्शन हो गया, प्रॉब्लम नहीं है। स्टार बोलते हैं इट इज अ जेन्युइन ट्रांजैक्शन, तो प्रॉफिट लॉस लिखने का कोई वांदा नहीं। रिकॉग्नाइज सेल ऑफ असेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऑपरेटिंग लीज के लिए तो कुछ रिकॉग्नाइज होता ही नहीं है। रिकॉग्नाइज प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल इमीडिएटली subject to conditions। Now friends, what are those conditions? पहला कंडीशन, डिफरेंस बिटवीन WDV
जिसको हम बोलते हैं कैरिंग अमाउंट, जिस वैल्यू पे वो असेट हमारा बुक्स में दिखता है, कैरिंग अमाउंट। डिफरेंस बिटवीन WDV ऑफ असेट एंड फेयर वैल्यू to be recognized immediately. उसमें कुछ नहीं, टेंशन नहीं। मेरा WDV 20,000 है, फेयर वैल्यू है 22, तो 2,000 का प्रॉफिट। WDV 20,000 है, फेयर वैल्यू है 15, 5,000 का लॉस। लिख ही डालने का। दूसरा पॉइंट, डिफरेंस। एक दफा तुम WDV और फेयर वैल्यू का डिफरेंस क्या, इसका मतलब कहने से मैं असेट को फेयर वैल्यू पे लेके आ गया हूं। फिर आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू ऑफ asset and selling price. Selling price is more than fair value and selling price is less than fair value. अगर सेलिंग प्राइस इज मोर देन फेयर वैल्यू, सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा है, तो डिफर प्रॉफिट। फेयर वैल्यू 22,000 है और उसने मेरे को 23 दिया, 1,000 क्यों ज्यादा दिया भाई? सेलिंग प्राइस क्यों ज्यादा दिया? सर बाद में वसूल करेगा, तो डेफर करो प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस इज मोर देन फेयर वैल्यू, डेफर प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस इज लेस देन फेयर वैल्यू, तो स्टैंडर्ड बोलता है डेफर लॉस ओनली इफ फ्यूचर लीज रेंटल्स आर डिस्काउंटेड। डेफर लॉस only if future lease rentals are discounted. Clear friends? ये हो गया हमारा सेल एंड लीज बैक, बस और कुछ नहीं। वन पेजर ऑपरेटिंग लीज है तो ऐसा। फाइनेंस लीज, ठीक है। सो आई हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग। चलो हम लोग हमारा टेक्स्ट बुक देखते हैं, क्लास वर्क। यस माय डियर फ्रेंड्स, सी दिस इज रिवीजन लेक्चर। कहीं पे भी ऐसा मत सोचना कि हम फर्स्ट टाइम इसको देख के हमारे मेन लेक्चर्स को रिप्लेस कर देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। अगर यू हैव नॉट वॉच्ड दिस लेक्चर, और आई कैन नॉट दिस, बट अगर AS19 का कोई भी लेक्चर पढ़ा नहीं है आपने, या तो फिर तुमने कभी भी AS19 का क्लास में भी लेक्चर अटेंड नहीं किया है और फिर तुम ये देख रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो दिस विल बी सफिशिएंट इनफ। This revision lecture is for those students who have already set for a session on AS19। या तो उन्होंने देख लिया रहेगा या तो क्लास में बैठ के एक दफा पढ़ लिया रहेगा, जो भी हुआ रहेगा। तो ये रिवीजन होता है, बिकॉज सी नॉर्मली हम क्लास में यही चीज 8-9 घंटा में करते रहेंगे। अभी मुझे उसको क्रिस्प करना है, सो एग्जाम के पहले दिन, अगले दिन हम लोग प्रिपेयर हो सकते हैं फटाफट फटाफट। ऑफ कोर्स यू वुड बी डूइंग एट 1.5 स्पीड करके ही पढ़ता रहेगा। Of course, we require this all things at fast basis. Nothing wrong in that. But my friends, please, एक दफा पूरा पढ़ा हुआ रहेगा 19, तो ही तुमको बहुत क्लैरिटी ज्यादा आएगा, बिकॉज ये रिवीजन है। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही मैं डिस्कस कर रहा हूं तुम्हारे साथ। हाँ, तो इट इज नॉट सब्सटीट्यूट ऑफ माई मेन लेक्चर्स। ये तो हमने 1 और 2 देख ही लिया था क्लास में।
फ्रेंड्स लेट मी कम टू एक होमवर्क सेक्शन और फिर बाद में पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन का चीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है होमवर्क सेक्शन का। फिर पास्ट एग्जाम पे आते हैं। सी आई एम डूइंग ओनली दोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड दैट टू फ्रॉम होमवर्क, सो दैट जो हमारा रह गया रहेगा क्लास वर्क तो सब क्लास में हो गया, तो जो बचा है वो पास्ट पेपर्स और होमवर्क सेक्शन है, तो उसको हम उठा लेते हैं। The machine has an expected useful life of 6 years, is leased for 4 years. Both the cost and fair value of the machine are rupees 7 lakh. The amount will be paid in 4 equal installments at the termination of lease. Lessor will get back the machinery. The unguaranteed residual value at the end of the 4th year is 70,000. The IRR of the investment is 10%. The present value of annuity factor of rupees 1 due at the end of 4th year at 10% IRR is 3.169. The present value of rupees 1 due at the end of 4th year at 10% rate of interest is 0.638. State with reasons whether the lease constitutes a finance lease and compute the unearned finance income. फ्रेंड्स मैं तुमको लेके जाएगा ये पॉइंट पे, recognize finance income, recognize lease receivable at net investment. मैंने तब नेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज्यादा बातचीत नहीं किया था कि व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट। हाँ, लेट अस अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। अब इस क्वेश्चन के साथ हमारा डायरेक्टली कनेक्शन बैठेगा कि नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पज आई कैन से नेट इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट है। नॉर्मली इसको फेयर वैल्यू भी बोलते हैं नॉर्मली। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है तुम्हारा? कैन आई से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट मिनिमम लीज पेमेंट्स लेसर का प्लस unguaranteed residual value. Gross investment nothing but MLP lesser का प्लस unguaranteed residual value, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब ये जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है ना, वो टोटल इनफ्लो है हमारा, जिसमें एमएलपी भी आ जाता है। एमएलपी में इफ यू रिमेंबर क्या क्या आता था, लीज रेंटल प्लस गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, और अभी मैं बोलता हूँ अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। और फ्रेंड्स जीआरवी प्लस यूजीआरवी ये दोनों को टोटल हम बोलते हैं रेसिडुअल वैल्यू। यू कैन से टोटल रेसिडुअल वैल्यू और यू कैन से एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू, इट इज वन इन द सेम। और ये दोनों का जो डिफरेंस है ना ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का, फ्रेंड्स दैट इज रेफर्ड एज अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। हमको जो आने वाला है उसको हमने डिस्काउंट करके एक वैल्यू पे दिखा दिया है, दैट इज नथिंग बट अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। क्लियर? अब देखो यहां पे क्या है, हमको फाइंड करना है कि ये लीज फाइनेंस लीज है क्या ऑपरेटिंग लीज है। तो डियर स्टूडेंट्स, ईयर 1 2 3 4 और 4, और ये मेरे को इनफ्लो होने वाला है। पहले साल कितना होगा पता नहीं, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, हाँ, लेकिन 4th ईयर में मेरे को 70,000 का इनफ्लो होगा। दैट इज नथिंग बट यूजीआरवी, ये आने वाला है। और ये 4 जो है वो लीज रेंटल्स है, जो हमको इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, इसको हम डिस्काउंटिंग करेंगे। डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ कितना परसेंट बोला, 10%। तो अगर मैं 10% से डिस्काउंट करेगा तो जो भी रहेगा तो मेरे को प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा। ऑफ कोर्स ये नहीं है इनफ्लो, तो मैं प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड कर सकता है? 70,000 का फाइंड करके मैं लिख सकता है। और यहां पे जो आएगा फ्रेंड्स, ये जो टोटल है दैट इज नथिंग बट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ये जो टोटल है वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, और ये जो टोटल आएगा दैट इज नेट इन्वेस्टमेंट। डू यू एग्री ऑल ऑफ यू? दिस इज नेट इन्वेस्टमेंट। और हमने सीखा कि नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू। इसका मतलब क्या सर, ये 70,000 को मैं मल्टीप्लाई कर देगा तो इधर कुछ मिलेगा। दिस विल बी रेफर्ड एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी। लेकिन यहां पे जो मल्टीप्लाई होगा, कैन आई से दिस इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी।
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मेरे पास नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, फेयर वैल्यू 7 लाख जो क्वेश्चन में दिया है, मैं 7 लाख इज द फेयर वैल्यू, उसमें से यूजीआरवी का प्रेजेंट वैल्यू माइनस कर दो तो हमको क्या मिल जाता है, हाँ हमको मिल जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी। ये हो गया मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी, 6,52,190, दिस इज माय प्रेजेंट वैल्यू। अब फ्रेंड्स इनटू 100 करके हम फाइंड करते हैं तो हमको मालूम पड़ता है 93.17%। सो कैन आई से इट सब्सटेंशियली कवर्स, 90% से ज्यादा है। अब कितना लोग बोलेगा सर वो थर्ड कंडीशन भी देख लो ना, हाँ बरोबर है थर्ड कंडीशन है लेकिन वो फुलफिल नहीं हो रहा है। देखो पहला कंडीशन तुम असेट का ओनर बनेगा, दूसरा तुम्हारे पास ऑप्शन है, तीसरा इट कवर्स मेजॉरिटी ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ, तो जो कवर नहीं हो रहा है। चौथा क्यों नहीं कवर हो रहा है, 4 डिवाइडेड बाई 6 इट इज 66.67% माय डियर। चौथा इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी सब्सटेंशियली कवर्स फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। डोंट यू थिंक ये हो रहा है इधर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी पूरा फेयर वैल्यू को कवर कर रहा है ना बेटा। चलो लेट अस प्रोसीड। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कितना है वो कैसे फाइंड करेंगे, तो वेरी सिंपल, अगर मेरे को एमएलपी मिल गया तो मैं इसको एन्युटी फैक्टर से डिवाइड कर देगा तो मेरे को एमएलपी पर एनम मिलेगा, बिकॉज एमएलपी पर एनम इनटू एन्युटी फैक्टर इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल एमएलपी, है ना। सो इसको मैं डिवाइड करेगा, एन्युटी फैक्टर जो दिया है हमको क्वेश्चन में 3.169, सो आई विल गेट 2,05,803। ये क्या है, एमएलपी लीज रेंटल पर एनम, ऐसे 4 लीज रेंटल है तो 2,05,803 इंटू 4 प्लस 70,000 तो मेरे को क्या मिलेगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट विच इज नथिंग बट 8,93,212, और नेट इन्वेस्टमेंट कितना है 7 लाख, तो बाकी का क्या हो गया 1,93,212 इज नथिंग बट अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। ये जो वर्किंग है ना ये इसका वर्किंग है फ्रेंड्स, 8 लाख का वर्किंग है, नॉट 8 लाख बट 7 लाख का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी। 8 लाख का वर्किंग तो ये था 93,000। क्लियर माय फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा फाइनेंस लीज है कि नहीं है वो आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चन। अब अकाउंटिंग फॉर फाइनेंस लीज लेसी और लेसर का बुक्स का हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है क्लास वर्क में। मैं आता हूं सेल एंड लीज बैक वाले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन नंबर 3 पास्ट पेपर में, A Limited sold JCB having WDV of 20 lakhs for rupees 24 lakhs and the same JCB was leased back by B Limited to A Limited. The lease is operating lease, मतलब जो वापस आया तो operating lease हो गया, इसका मतलब risk and reward is not transferred. In the context of accounting standard 19 leases, explain the accounting treatment of profit or loss in the books of A Limited if sale price of 24 lakhs is equal to fair value. Fair value is 20 lakhs and sale price is 24 lakhs. Fair value इतना और इतना, fair value ये। चलो अब देखो फ्रेंड्स, मैं एक वर्किंग बता देता है। ऑफ कोर्स फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको थियोरेटिकल आंसर लिखना है, बट ये हमारे समझने के लिए कि सबसे पहले तो कैरिंग अमाउंट यानी WDV, फिर उसका फेयर वैल्यू और फिर सेलिंग प्राइस, और बाद में इधर हम हमारा अकाउंटिंग रिमार्क्स दे सकते हैं। मेरा कैरिंग वैल्यू कितना है 20 लाख है, बरोबर है, बेचा कितने में 24 में, उसका फेयर वैल्यू भी 24 है, तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। हमको पहले क्या करने का, डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू, रिकॉग्नाइज प्रॉफिट ऑफ 4 लाख। सेकेंड, सर ये दोनों के बीच में तो डिफरेंस है ही नहीं तो कुछ अकाउंटिंग करने का जरूरत ही नहीं है। सेकेंड केस देखिए 20, फेयर वैल्यू इज 20 एंड सेलिंग प्राइस इज 24, मींस व्हाट, पहला डिफरेंस तो कुछ नहीं है तो कुछ अकाउंटिंग नहीं। दूसरा डिफरेंस क्या है 20 और 24, कैन आई से डेफर प्रॉफिट, लुक एट द स्टफ व्हिच आई डिड, कि सेलिंग प्राइस इज मोर देन फेयर वैल्यू तो हमेशा डेफर करने का, सेलिंग प्राइस इज लेस देन फेयर वैल्यू तो डेफर लॉस ओनली इफ फ्यूचर लीज रेंटल्स आर रिड्यूस्ड डिस्काउंटेड। थर्ड केस देखो 20, 22, 24 नहीं 25 आई थिंक सो, फेयर वैल्यू इज 22, सेल प्राइस इज 25। नो सी फ्रेंड्स, पहला क्या होगा
20 and 22 का डिफरेंस, दैट इज नथिंग बट रिकॉग्नाइज प्रॉफिट ऑफ 2 lakhs. दूसरा defer profit of 3 lakhs. 20, 25, 18 इसमें पहला ये दोनों का डिफरेंस, रिकॉग्नाइज प्रॉफिट ऑफ 5 lakhs. दूसरा, अभी ये दो ऑप्शन है, सेलिंग प्राइस इज लेस देन फेयर वैल्यू, तो या तो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा या तो डेफर करना पड़ेगा, डिपेंड करेगा फ्यूचर लीज रेंटल के साथ क्या क्या सीन है. डेफर और आई विल से रिकॉग्नाइज लॉस ऑफ 7 lakhs. मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया, 2 लाख का ही लॉस लगेगा ना बुक्स में, 5 का प्रॉफिट 7 का लॉस. हाँ, और deferred loss of 2 lakhs. Instead of 2, I'll say 7. ये कब करने का, if future lease rentals are reduced. नेक्स्ट क्या है, 25 और 18, ये तो हो गया चौथा वाला. पांचवा 18 और 19. Now see what is happening. 20 and 18. So first of all there is a loss. So I'll say okay. Recognize loss of 2 lakhs. दूसरा, defer profit of 1 lakh. Clear my friends? Okay. So this is what we have written here. हाँ, एग्जाम में तुमको यही लिखना है ना, आप ऐसा लिख नहीं सकते, यह तुम्हारा समझने के लिए. अब ये ऑपरेटिंग लीज वाला क्वेश्चन है, छोटा सा. A machine was given on 3 years operating lease by a dealer of the machine for equal annual lease rental to yield 30% profit margin on cost of 1,50,000. Economic life of the machine is 5 years and the output from the machines are estimated to be 40,000 units, 50,000 units, 60, 80 or 70 consecutively for 5 years. Straight line depreciation in proportion of output is considered appropriate. Compute the following: annual lease rentals, lease rent income to be recognized in each operating year and depreciation for 3 years lease. सबसे पहला तो कितना भाड़ा चार्ज करने का, तो 5 साल असेट चलने वाला है, उसमें से 3 साल लेसी से लेना है, और मेरा कॉस्ट कितना है 1,50,000, इसके ऊपर मुझे 30% प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, मतलब 45,000, मतलब टोटल उससे 1,95,000 लेना है. और ये 1,95,000 किस बेसिस, इंटू 3/5 नहीं करने का. क्यों नहीं करने का, बिकॉज माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो आउटपुट इज डिफरेंट. ये हाइड एट द आउटपुट बीन कांस्टेंट वी वुड हैव डन 3/5. आउटपुट इज डिफरेंट, so I will divide it by total output, multiply by the output which the person is going to enjoy. The person is going to get the benefit of this much output only, 1,50,000. हाँ, so 1,95,000 divided by 3 lakh into 1,50,000, I will say 97,500 is the lease rental I should charge. अभी 97,500 जो lease rental है ना, वो पूरे साल का नहीं है, तीन साल का है, बिकॉज मुझे टोटल कॉस्ट 1,50 है, उसका 30% मार्जिन चाहिए 5 साल में. सो ऑब्वियसली इट विल बी 97,500 डिवाइडेड बाई 3, 32,500. और हर साल कितना इनकम रिकॉग्नाइज करने का, स्टैंडर्ड क्या बोलता है, ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस unless another method is more appropriate. Don't you think here my income should be recognized based on the output,
बिकॉज पहला साल आउटपुट है 40, फिर 50, फिर 60, मीन्स 4:5:6 का रेशियो में आई हैव टू रिकॉग्नाइज द लीज रेंटल इनकम. हाँ, सो ये 97,500 जो मिलेगा 3 साल का, उसको कौन से रेशियो में रिकॉग्नाइज करेगा? 4:5:6, विच इज दिस. तीसरा डिप्रीशिएशन. हमारा बुक्स में 1,50,000 का सेट है. सी इट इज नॉट स्ट्रेट लाइन बेसिस, इन द रेशियो ऑफ आउटपुट आएगा. व्हाट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट? 40:50:60:80:70. देखो तुम्हारा आउटपुट का रेशियो यही है. तो उसके हिसाब से ये डिप्रीशिएशन चलेगा. ठीक है. अब एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा वो ट्रिकी है, लेकिन हमें आईसीआई का ही सॉल्यूशन फॉलो करने का उसमें. मेनी ऑफ यू विल गो फिर अदर वे ऑफ सॉल्यूशन, बट आई वुड सजेस्ट हमको आईसीआई को ही फॉलो करना है. जैसे कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कंप्यूट अर्नड फाइनेंस इनकम एज पर AS 19. कितना मेरा अर्नड फाइनेंस इनकम है? फेयर वैल्यू ऑफ मशीन 65, लीज टर्म 5 साल, लीज रेंट 10 लाख, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. ये भी नॉर्मली तुम लोग क्या बोलेंगे, सर हमको फेयर वैल्यू मतलब 65 ही ले जाएगा. बट ये क्वेश्चन में ऐसा नहीं करने का. वी विल फॉलो, वी विल हैव टू अबाइड बाय अवर आईसीआई का सॉल्यूशन कि 65 lakhs इज नॉट द फेयर वैल्यू इन द सेंस नेट इन्वेस्टमेंट. नहीं तो हम लोग क्या बोलते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू बरोबर रहता है. हम लोग बोलेगा हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमको मालूम है 10 लाख इंटू 5 प्लस 2.3. 2.3 इज एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू, मतलब उसमें जीआरवी और यूजीआरवी दोनों इंक्लूडेड है. हम उसको डिस्काउंट करेंगे और वो डिस्काउंट करने के बाद जो वैल्यू आएगा ना बेटा, दैट विल बी नेट इन्वेस्टमेंट. वो दोनों का जो डिफरेंस है ना, उसको बोलेंगे अर्नड फाइनेंस इनकम. क्लियर? हाँ. सो मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना है? 10,000 इंटू 5 प्लस 1,40,000 प्लस 90. हाँ, ये 140 एंड 190 कुछ नहीं है. 140 इज गारंटी और 2,30,000 और 140 का डिफरेंस इज नथिंग बट 90 अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू. तो इतना हो गया 5230. ये ए इज नथिंग बट जीआरवी. अब इसको ही डिस्काउंट कर डाला. देखो इन लोग ने इसको डिस्काउंट करके हमको ये फाइंड किया विच इज 39,32,830. बी नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और दोनों का डिफरेंस इज नथिंग बट अर्नड फाइनेंस इनकम. ठीक है फ्रेंड्स, कहीं पे भी ऐसा मत सोचना 5230 माइनस ये, ऐसा सोचना भी नहीं. सम एरर और व्हाट एवर इट मे बी, यू हैव टू फॉलो द इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन. ऐसा जब देते हैं तो हमको इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन को रिलीजियसली फॉलो करने का. ओके फ्रेंड्स, सो यहां पे हमारा AS 19 खत्म होता है. या लेंदी है थोड़ा सा, बट बहुत सिंपल स्टैंडर्ड है. यू कैन जस्ट गो थ्रू एवरीथिंग वंस अगेन. बस ये पॉइंट में थोड़ा ध्यान रखना था बस. ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट मी स्टॉप हियर. थैंक यू वेरी मच.